हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इफेक्टिवली लर्न वोकैब यूजिंग साइंटिफिक मेथड। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो काफ़ी ज़्यादा वोकैब याद करते होंगे और काफ़ी ज़्यादा याद करने की कोशिश करते होंगे, और उस कोशिश में आप एंड ऑफ द 6 मंथ और 4 मंथ्स आपको रियलाइज़ होता है कि आपके पास 500 to 600 to 700 वोकैब्स हो गए हैं, जो कि आपने ऑलरेडी कॉपी में या कहीं पर नोट कर रखे हैं। लेकिन हार्डली उसमें से 100 और 50 या बहुत से बहुत, अगर आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं जो फिर भी रिवाइज करते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद 200 to 300 याद कर सकते हैं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने एक रजिस्टर को ऑलरेडी फिल कर दिया था शुरू से लेकर ऑलमोस्ट हाफ पार्ट तक, जहाँ पे सिर्फ मैंने वोकैब ही लिखे थे, वोकैब और उसका सिनोनिम्स और उसका सेंटेंस। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ को फील करता था कि ये लॉन्ग टाइम तक रिटेन नहीं हो पाते हैं। और प्लस उसके बाद एक ड्रॉबैक भी आता था इसका, इस चीज़ का, कि एग्ज़ाम में वो पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे। ये हम लोगों की भी बहुत बड़ी गलती होती है, और मेरी भी इनफैक्ट ये गलती काफ़ी टाइम तक रही थी। आपको वोकैब इसलिए याद रखना है ताकि हम एज अ लैंग्वेज इंग्लिश को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, ना कि इस गोल से याद करें कि वो एग्जाम में आए तो हम उसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स मार्क कर सकें। नहीं, हमको उससे ऊपर उठ के तैयारी करनी पड़ेगी इंग्लिश लैंग्वेज की, तभी हमारा फ़ायदा होगा कुछ। तो उस चीज़ को हम शुरू करते हैं कि किस तरह से वो इफेक्टिवली वोकैब को याद कर सकते हैं साइंटिफिक मेथड से। तो एक साइंटिफिक मेथड कहलाता है एक्टिव रिकॉलिंग। एक्टिव रिकॉलिंग क्या होता है? प्रिंसिपली साइंटिफिक मेथड होता है, इफेक्टिव मेथड होता है, जिसके लिए एक्टिवली स्टिमुलेट होता है। जैसे कि आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कभी बचपन में घर में कुछ सफाई कर रहे होते हैं, कोई पुरानी चीज़ मिल जाती है, खिलौना वगैरह मिल जाता है, तो आपका माइंड तुरंत एक मेमोरी रिकॉल कर लेता है कि उस टाइम पे आप इसको इस तरह से खेलते थे, ऐसे खेलते थे, एक दिन आपने उसके साथ ऐसे खेला था, वैसे खेला था। तो आपको कैसे हुआ? आप इस एक खिलौना देखते ही आपको माइंड में स्टिमुलस हुआ, क्रिएट हुआ ना, कि आप तुरंत मेमोरी को रिकॉल कर लिया। वही होती है एक्टिव रिकॉलिंग। किसी तरह से कुछ छोटा सा पुश मिल जाए जिसकी वजह से हमको सारी की सारी पिक्चर, सारी की सारी कहानी वापस रिकॉल हो जाए। तो वही चीज़ हम अगर पढ़ाई में इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से कि हम छोटा सा पुश दें उसको, पूरी चीज़ सारी वापस से रिकॉल हो जाए। तो वही चीज़ हम यूज़ करेंगे वोकैब याद करने में, कि ज़रा सी कुछ हिंट मिल जाए हमको, या ज़रा सा कुछ टेक्निक पता चल जाए, जिससे जो है हमको क्या पूरा वोकैब याद रह जाए और काफ़ी टाइम तक याद रखें। उसका फ़ायदा क्या होता है एक्टिव रिकॉलिंग का, कि भाई एक एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हो आप, रिटेंशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकते हो। और आप जब कोई चीज़ ज़्यादा देर रिटेन कर सकते हो, तो आप चीज़ों की डेप्थ में जाने में आपको हेल्पफुल होता है, समझ में आता है कि आप क्या कर सकते हो, किस तरह से एक्टिवली समझ सकते हो चीज़ों को। और जाहिर सी बात है, आप इंसान हो, एक ह्यूमन बींग हो, तो फॉरगेट तो करोगे ही करोगे चीज़ों को, लेकिन वो फॉरगेट करने का प्रोसेस को हम थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर आप 1 साल 2 साल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एटलीस्ट कोशिश रहेगी हमारी, आप 1 2 साल जो आपने पढ़ा वो तो एटलीस्ट ना भूलो। भले जॉब में आने के बाद धीरे धीरे आप थोड़ा सा टच से दूर हो जाओ तो भूल सकते हो, वो जेनविन चीज़ है, हो जाता है। लेकिन एटलीस्ट हमारी कोशिश रही, जब तक हमारा प्रिपरेशन फेज चल रहा है, तो हम जो चीज़ एक बार को याद कर लें वो चीज़ भूलें ना दोबारा। ये जीए के लिए हो, क्वांट के लिए हो, रीजनिंग के लिए हो, इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए खास करके ज़्यादा अप्लाई इसलिए होता है क्योंकि इंग्लिश में कई सारे डेली हम लोगों को वर्ड्स और वोकैब मिलते रहते हैं जिनका मीनिंग हमको नहीं पता होता है। तो हम एक बार उसको वोकैब मीनिंग तो ज़रूर देख लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं कि याद हो जाए, थोड़ा सा बार बार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जब तक कि वो वर्ड दोबारा नहीं आएगा हमारे सामने, हम उसको कोशिश नहीं करेंगे कि वो क्या था, उसका मतलब वो आए। कुछ लोग क्या करते हैं उसमें वहीं उसको नोट कर लेते हैं। अब वो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है वो, कि वो कब उसको दोबारा रिवाइज करते हैं। अगर वो रिवाइज नहीं करेंगे तो वो वहाँ पे वही लिखा रह जाएगा, जैसे गूगल में कहीं पे लिखा हुआ है, वैसे वहीं पे उनके रजिस्टर पे लिखा रहेगा। ना गूगल वाला कभी आप सर्च करोगे, ना कभी आप कॉपी वाला खोलोगे अपना। तो उस चीज़ को क्या करें, इस एक्टिव रिकॉर्डिंग को कैसे हम अपने सिस्टम में इनकलकेट करें? हम एक टेक्निक होती है फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करेंगे। फ्लैश कार्ड्स का होता है फ्लैश कार्ड, फ्लैश मेमोरी से रिलेटेड है, कि पहले पुरानी मेमोरी में चले गए, आपने कल पढ़ा था, तो उस मेमोरी को आपने क्रिएट कर लिया पेपर पे। कैसे? अब इन्होंने जैसे क्रिएट कर रखा है, कार्डिक साइकिल के बारे में लिख रखा है पूरा, क्या क्या होता है। अब इस कार्ड के पीछे उन्होंने लिख रखा होगा सिर्फ कार्डिक साइकिल। अब आपका काम क्या होगा, आपने कार्ड देखा, कार्डिक साइकिल लिखा है उस पर, अब आपका काम है आपको एक्टिवली रिकॉल करना कि क्या होता है कार्डिक साइकिल, क्या डेफिनेशन है, क्या क्या आपने उसके बारे में पढ़ा, सब कुछ रिकॉल करना। फिर उसके बाद आप उसका आंसर चेक कर लो। ये इन्होंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, इसी के पीछे डेफिनेशन मतलब क्वेश्चन लिख रखा होगा। लेकिन ये सब बहुत मेहनत का काम है ना, कि पेपर ऐसे कट करना, फिर उसके एक साइड पे वर्ड लिखना, फिर एक साइड पे उसके मीनिंग लिखना, ये काफ़ी हैसल का काम है ना। और इसमें क्या है कि आपने लिख तो लिया, अब आप क्या है इसको रिकॉल कैसे करोगे? तो ऑलमोस्ट वैसा ही हो गया, लेकिन थोड़ा सा एडवांस फॉर्म हो गया रजिस्टर का। रजिस्टर में जैसे हम लोग वोकैब लिख देते हैं, वैसे ही एडवांस फॉर्म हो गया कि पेपर कट करके उसमें लिख दिया। इसमें नया क्या है ना, बहुत मेहनत का काम है। लेकिन अगर हम इसको, मैं ये बोलूँ कि अगर आप बोलो इसको सिस्टमेटिकली आप रिवाइज़ करो, सिस्टमेटिकली तैयार करो, कि कैसे जो है, जैसे देखिए स्टिमुलस तो खुद से आपको अपने मतलब जनरेट करना पड़ेगा कि मैं रिवाइज़ करूँ, मैं पढ़ूँगा, वो ही स्पार्क ही नहीं है अंदर आपके कि पढ़ूँ, तो फिर वो बात अलग है। वरना क्या है, आपको रिवाइज़ करने के लिए अपने आप को डेडिकेट थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत मेहनत का काम है। तो उसकी वजह हम क्या करें, हमको चाहिए ना कि कोई क्या करे, हम फ्लैश कार्ड को यूज़ करेंगे, डिजिटली बनाएंगे पहले तो। लेकिन डिजिटली बनाने के फ़ायदा क्या होंगे, हमको ऑप्शन मिलता है उसके अंदर क्विज़ का। क्विज़ का ऑप्शन क्या होता है, अच्छा अगर आपने कोई भी वोकैब बनाई तो वो उसकी ऑटोमेटिकली क्विज़ फॉर्म में क्रिएट कर दे, ये तो बहुत अच्छा होगा।
तो उससे क्या होगा कि आप एक्टिव रिकॉल कर पाओगे, जो भी चीज़ आपने लिखी होगी आपके लिए वो कैटर हुई होगी पूरी पूरी क्विज, किसी और के लिए नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा ना कि आपने उसमें कोई ऐसा वर्ड मिल जाएगा उसमें जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आपने जो वो पढ़ा है उसके अंदर होगा। हैसल होगा, हैसल कम हो जाएगा आपका और टाइम भी कम लगेगा आपको, क्योंकि एआई का यूज़ करके क्या करेंगे, हमारी जो नीड होगी वो उसको कैटर कर देगा। अब क्या करता है फ्लैश कार्ड, मैं यूट्यूब पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो है एंकीडोट फ्लैश कार्ड। अभी मैं नेक्स्ट चलते हैं, मैं उसको बताऊँगा किस तरह से यूज़ करते हैं और उसमें क्विज कैसे आता है। ऐप का इंटरफेस नॉर्मली ऐसा ही होगा, जिसके अंदर प्लस पे क्रिएट करने के बाद क्रिएट डेक का ऑप्शन आता है। डेक इज़ लाइक अ फोल्डर जिसके अंदर आपके फ्लैश कार्ड्स होंगे, और फ्लैश कार्ड के ऊपर आपका क्या काम होगा कि आपको वोकैब्स लिखने होंगे फ्रंट एंड बैक। ये इसमें नया क्लिक करा है, क्रिएट डेक पे क्लिक कर दिया, डेक का नाम आ गया, जैसे हमने रख दिया लर्न, ठीक है, लर्न आपका आ गया यहाँ पे। अब इसके ऊपर प्लस क्लिक करेंगे, आप ऐड नोट पे क्लिक कर देंगे। वैसे तो हम लोग बोथ वे पढ़ेंगे, जैसे ऊपर लिख रखा है ना बेसिक एंड रिवर्स्ड कार्ड, मतलब कोई भी एंड से देखो तो दूसरे एंड पे जो चीज़ लिखी होगी उसका आंसर देना पड़ेगा। जैसे कि अगर एक साइड पे लिख रखा है आपने वर्ड, तो दूसरे साइड पे कार्ड के क्या होगा, डेफिनेशन और सेंटेंसेस और सब कुछ होगा। तो आपको क्या है, फ्रंट अगर सामने आया तो आपको डेफिनेशन बतानी है उसकी, और फिर एग्जांपल बतानी, नहीं भी बतानी, आप अपने लिए माइंड में बताओ, देखो कि रिकॉल हो पाए कि नहीं हो पा रहा है। मेन मकसद क्या है, रिकॉल करना। वही सेम चीज़ ऑपोजिट भी होगी, डेफिनेशन आएगी, सेंटेंस आएगा आपके सामने, अब आपको रिकॉल करना है कि क्या वर्ड था। अब ऑब्वियसली यहाँ पे लोग बोलेंगे कि ये उल्टा करना कैसे पॉसिबल है, लेकिन अब आपने लिखा है ना, तो आपको तो मालूम है कि एज अ सिमिलर वर्ड क्या था। तो इस तरह से रिवर्स करने से क्या फ़ायदा होगा कि वर्ड्स जो हैं आपके माइंड में इनकलकेट कर जाएंगे, मतलब एकदम इनबिल्ट हो जाएंगे, ताकि फिर आप उनको फ्यूचर अपनी स्पोकन लैंग्वेज में या फिर रिटन लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो। वरना क्या होता है, कई बार मीनिंगफुल वर्ड्स भी पता होते हैं, सिनोनिम्स भी पता होते हैं, मतलब डिक्शनरी आपकी अच्छी होती है माइंड में, लेकिन क्या होता है कि आप ऑफन यूज़ नहीं करते उसको। क्यों नहीं यूज़ करते, कि आप रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स मैकेनिज्म नहीं फॉलो कर रहे हो चीज़ों का। रिवर्स मैकेनिज्म फॉलो करोगे तो उससे यही फ़ायदा होता है कि मीनिंग भी याद रहेगी आपको, उस मीनिंग से रिलेटेड वर्ड्स क्या क्या होते हैं वो भी याद रहेंगे। वरना वन वे थ्रू का प्रोसेस रह जाता है, खाली इसको टू वे प्रोसेस बनाना है। अब जैसे आपने यहाँ पे कुछ लिख दिया वर्ड, जैसे सपोज फ्रंट में हमने एक वर्ड लिख दिया राफ्ट। अब राफ्ट क्या है, नाउन है, लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, और फिर उसके बाद उसको यूज़ करके हमने सेंटेंस में बना दिया कि डिस्पाइट अ राफ्ट ऑफ सिटी ऑर्डिनेंस पास बाय एन ओवर सीरियस काउंसिल, नॉइज पोल्यूशन कंटिन्यूड अनएबेटेड इन द सिटी। अब उसके बाद मैंने फाइनल टास्क क्या करा, अब उस राफ्ट वर्ड को मैंने क्लोज टेस्ट की तरह एक गैप दे दिया, फिर इन द ब्लैंक दे दिया, ताकि अब जब बैक साइड से जब क्विज आया ना हमारे सामने, तब हम क्या करें, उसको रिकॉल कर पाए कि मैंने हाँ ये सेंटेंस कब यूज़ करा था, कहाँ देखा था। ये मेन पर्पज़ होता है। अब क्या है, जैसे हम आपने बना लिया, अब आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, टिक पे हो गया कंप्लीट। अब आप बाहर आ जाओ, दिख कर आए ना 2 कार्ड एडेड, कार्ड पे क्लिक करा आपने, राफ लिख कर आया। अब आपका काम क्या है, अब एग्जैक्ट मीनिंग ना बताओ, आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, कई सारी चीज़ें होती हैं उसका मतलब होता है राफ्ट, ठीक है, एक सेंटेंस माइंड में सोच लिया आपने कि कई सारी चीज़ें होती हैं ऐसा ऐसा करके। अच्छा, सेंटेंस नहीं भी सोचोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता है, आप सेंटेंस में यूज़ कर लोगे। आपने शो आंसर कर दिया, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग डिस्पाइट अ डैश ऑफ अ सिटी ऑर्डिनेंसेस पास बाय ओवर सीरियस, ठीक है, कंप्लीट। अभी आपने आपको ईमानदारी से मार्क करना है कि आसानी से याद हो गया, अगेन मतलब कि नहीं याद आया आपको, हार्ड मतलब याद था लेकिन मुश्किल से याद आया, गुड मतलब आसानी से याद आ गया, ठीक है, ईजी मतलब बहुत आसान था आपके लिए। अब जाहिर सी बात है, अभी याद करा तो आपके लिए बहुत आसान होगा, तो इसलिए रिकमेंडेशन क्या होती है, अभी लिख लो आप, लेकिन तुरंत क्विज मत दो, क्विज दो आप उसको 2 4 4 5 घंटे बाद देना आराम से, तब उस टाइम अच्छे से नीचे से मार्क कर पाओगे, ठीक है। तो अभी गुड था तो मैंने इसको गुड की कैटेगरी डाल दिया। अब वही सेम क्वेश्चन, लेकिन अभी दोबारा फिर से पूछा उसने मुझसे, क्या, अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग है वो चीज़, मतलब अब उसका सेंटेंस क्या है, डिस्पाइस अ डैश ऑफ अ सिटी ऑर्डिनेंस पास बाय एन ओवर जीलियस। अब ये भी सोचो आपने ये सेंटेंस कहाँ यूज़ करा था, तो मैंने राफ्ट में यूज़ करा था, तो आंसर पे क्लिक करा, राफ्ट आ गया लिख के, ये क्या था, मेरे लिए गुड था, ठीक है। अब यही चीज़ वो दोबारा करता रहेगा। अब ये सोचो, इसको बैक आते हैं, अब यहाँ पे गए वोकैब में जो मैंने पहले से ऐड कर रखे हैं। अब एक्रीमोनी पे क्लिक करा, बिटरनेस समथिंग था, ठीक है, एंग्री और बिटर फीलिंग्स ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब डिस्पाइट सेटिव, ये क्या नॉर्मली मुझे गुड याद है, और ड्रिफ्ट करके लिए नहीं याद था मुझे, मैंने अगेन पे क्लिक कर दिया, ठीक है, एमनिटी आ गया। अब ये पूरा सिस्टम बनता चला जाता है कि आपने ईजी पे क्लिक कर दिया, गुड पे आंसर बता रहे हो ये वो, तो अभी आपके लिए पूरा समझ लो एआई का यूज़ करके कस्टम वाला वो बन जाता है कि जो वर्ड आपको आसानी से याद होगा वो अब आपने ईजी पे क्लिक करते गए, तो जो वर्ड आपको आसानी से याद होगा वो देखो 4 दिन बाद दिखाएगा, जो आसानी से याद नहीं होगा, थोड़ा सा गुड होगा, वो 10 मिनट के अंदर दिखाएगा, 6 मिनट के अंदर और 1 मिनट के अंदर, इस तरह से कैटेगरी वाइज वो डिवाइड कर देगा। तो जैसे आप सारी कुछ दे दोगे, जैसे इसमें चलते हैं जो 2 बनाए थे हमने, अब देखो ये राफ्ट का दिया आपने, आपको आसानी से याद हो गया। अभी दोबारा इसने पूछा, आपको आसानी से रिकॉल कर लोगे ना, तो गुड पे क्लिक कर दिया, अब वही जो 10 मिनट क्लिक करा रहा था अब वो हो गया 1 दिन, क्लिक कर दिया। अब शो आंसर पे क्लिक करा, ये भी आता है हमको, 1 दिन क्लिक कर दिया। अब देखो नीचे लिख कर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव फिनिश द फॉर नाउ। अब आपने जितने वर्ड्स ऐड करे उसके हिसाब से कस्टम टाइम भी होता है, कि ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड चलता जाए कुछ, तो ये कस्टम टाइम भी होता है। उससे फ़ायदा ये होगा आपको
कि ज़्यादा टाइम भी नहीं आप इन्वेस्ट करोगे, तो वो आपको अपने एआई के हिसाब से बता देगा इतना टाइम इन्वेस्ट करना है आपको, इतने में क्विज हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगा। तो बस आपका काम क्या है, अगर नए वर्ड्स नहीं भी ऐड कर रहे हो तो एटलीस्ट ये आपका सबसे बेनिफिशियल काम होगा इसमें, कि जो वर्ड्स आपने ऐड कर रखे हैं वो आपके याद रहेंगे। अब आप देखो, इसमें जाओगे अगर आप, मेरे जैसे जो मैंने बना रखा है, ये वाला vocab का डेक है। इस डेक में अगर मैं गया, यहाँ पे मैंने 270 कार्ड्स कर रखे हैं। 270 कार्ड्स का मतलब 135 vocabs हो गए, डबल डबल हो गए, बैक एंड फ्रंट की वजह से ऊपर 270 कार्ड्स दिखा रहा है। एक चीज़ ये भी होती है कि ऐसा नहीं है कि अब आपको वो 270 की क्विज वो एक साथ दे देगा सारी, नहीं। अभी जैसे दिखाया था आपको कि गुड में टाइम दिखा था 1 दिन का, वेरी इजी में 4 दिन का दिखा था टाइम, तो वो 4 दिन बाद पूछेगा आपसे वो कैब, जो आपके लिए ईजी होगी। जो आपके लिए टफ होगी वो आपको नेक्स्ट डे पूछेगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी रोज़ रिवीजन होगा। इस तरह से पढ़ने से आपके सर के ऊपर जो बोझ होता है ना वोकैबुलरी याद करने का, कि कहाँ से कैसे करें, वो बोझ उतर जाएगा। और एक हफ्ता ही इसे फॉलो करना करिए आप, और उसका आपको रिजल्ट मिलेगा अल्टीमेटली, कि आप हमेशा आउटपेस कर जाओगे उस पर्सन को जो कोई भी दूसरा तरीका अपनाता है याद करने के लिए वोकैब, है ना। और आप ऐसा, अब अगर वो चाहेगा आपके पेस पे आने के लिए तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो ये वही चीज़ होती है ना, कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिवली आउटपुट प्रोड्यूस करना। तो वो चीज़ आप इस मेथड से कर सकते हो। आप एक हफ्ता ट्राई करके देखो, आपको अच्छा डेफिनेटली लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।